तो लास्ट हम आ गए थे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और उसमें हमने जे थॉमसन का देखा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हमने देखा गोल्डस्टीन साहब का कौन सा कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, कैनाल रे प्रोटॉन के लिए। उसके बाद हमने देखा जनाब चैडविक का न्यूट्रॉन का एक्सपेरिमेंट, जिसमें अदर साइंटिस्ट भी इंक्लूड थे, ठीक है। उसके बाद आए जनाब रदरफोर्ड, मैंने इनके बारे में भी आपको कल थोड़ा सा बोला था, ठीक है। रदरफोर्ड साहब ने अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग के ऊपर इन्होंने एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, इसको रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो जनाब रदरफोर्ड ने क्या किया, इन्होंने एक लेड ब्लॉक लिया और उसमें एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? दीज आर दी हैवी पार्टिकल्स या हैवी मटेरियल्स। हैवी मतलब वजन के एतबार से नहीं, बल्कि एटॉमिक मास इनका ज़्यादा होता है। जैसे आपने यूरेनियम नाम सुना है ना, यूरेनियम बॉम्ब जो अमेरिका ने डाला था हिरोशिमा नागासाकी पे, सबसे ज़्यादा सिविलियन मारे गए थे। तो दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन है? अमेरिका। कितने मासूम लोगों को मार दिया ना उसने, मिलियंस, ठीक है। हाँ, लेकिन उसको टेररिस्ट कोई नहीं बोलता है, बराबर है कि नहीं है? चलो, तो यूरेनियम उसमें यूज़ किया गया था जो हिरोशिमा पे बॉम्ब डाला गया था। दूसरा बॉम्ब कहाँ डाला था उसने? नागासाकी। अरे कुछ जनरल नॉलेज भी नहीं है आप लोगों का, केमिस्ट्री भी नहीं, हिस्ट्री भी नहीं। हाँ, नागासाकी पे जो उसने बॉम्ब डाला था वो था पोलोनियम बॉम्ब, वो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो यूरेनियम, पोलोनियम, रेडियम, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये हैवी मास वाले होते हैं, इनका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा है, लेकिन एटम का साइज तो उतना ही है। इतनी छोटी सी जगह पर वो जो एटम होता है उसका साइज कितना होता है? 10। ये एडिट होता है कि अपना ये नहीं होता है? अपन इधर आ जाएंगे। हाँ, होता है इससे। हाँ, तो यहाँ पर ये जो एटम होता है ना, एटम, रबर भी है, ये है, एक से एक डिजाइन आ जा रहे थे। हाँ, सेकेंड वाला है, ये वाला, वेरी गुड, नजर आ गई तुम्हारी काम में। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है ये जो एटम होता है इसका जो रेडियस है अगर अपन निकालेंगे, अरे वाह, अब हम रिवर्स कैसे जाते हैं इसमें? क्लियर ऑल? ठीक है, ओके, आ जाओ, कोई बात नहीं। ये जो एटम है इसका जो साइज होता है, अगर इसका हमने रेडियस निकाले तो वो होता है 10 टू पावर माइनस 13 मीटर। कितना होता है? 10 टू पावर माइनस 12, ठीक है, ओके। और जो उसके अंदर न्यूक्लियस है, एटम के अंदर कौन होता है? न्यूक्लियस। तो उसका रेडियस कितना होता है पता आपको? 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। कितना होता है? 10 टू पावर माइनस 15 मीटर, मतलब 0 पॉइंट, उसके बाद आप कितने लगाएंगे? 14 जीरो, फिर आएगा 1। समझा आपको? इतना छोटा होता है ये, उसको बोलते हैं 1 फर्मी। क्या बोलते हैं इसको? ये बेसिक चीजें आगे आएंगी, इसलिए इसको आप याद रखिए। क्या बोलते हैं उसको? 1 फर्मी। फर्मी कौन है? साइंटिस्ट। ऑटो वाले का नाम तो आएगा नहीं, सबको पता है यहाँ पर। हाँ, तो ये फर्मी जो है साइंटिस्ट है, उसने अपने नाम पर दिया है 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। मतलब रेडियस बहुत छोटा होता है, 0.000000001 इतना मीटर में होता है रेडियस। किसका? न्यूक्लियस का। इतने छोटे न्यूक्लियस में जब इतने सारे प्रोटॉन आ जाते हैं, जैसे यूरेनियम का एटॉमिक मास निकालेंगे 235, बहुत हैवी है। बहुत सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन इतनी छोटी सी जगह में कैसे रहेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो उसके अंदर से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं
और वही पार्टिकल्स जो बाहर निकलते हैं न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा बीटा गैमा रेस कहलाते हैं। समझा आपको? रदरफोर्ड ने बोला इसको, ये अल्फा बीटा गैमा पार्टिकल्स, क्या बोला उसने उसको? अल्फा बीटा गैमा पार्टिकल्स का, उसने कहा ये पार्टिकल्स है। और उसको प्रूव करने के लिए उसने ये एक्सपेरिमेंट किया जो आपके सामने यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट नजर आ रहा है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो इसने क्या किया, एक लेड ब्लॉक के अंदर पोलोनियम लिया थोड़ा सा और एक छोटा सा बारीक होल रखा इसमें, उसमें से अल्फा बीटा गैमा रेस निकलना शुरू हुए। तो उसने अल्फा रे पर मेन यहाँ पर फोकस किया कि अल्फा रेस यहाँ से जब बाहर निकल रहे हैं तो ये जा रहे हैं एक होल में से, ये लेड प्लेट है। लेड उसने क्यों लिया, एक थिक लेड प्लेट, क्योंकि लेड प्लेट में से ये अल्फा पार्टिकल्स जा नहीं सकते, इसलिए उसने एक छोटा सा होल किया। अगर वो सादा कोई मटेरियल लेता तो उसमें से वो रेस बाहर निकल जाते, ठीक है। तो उसने अल्फा पार्टिकल्स के लिए यहाँ पर एक होल रखा जिसमें से वो आसानी से जा सकते हैं। और यहाँ पर उसने एक गोल्ड फॉइल रखा, पतली लोहे की चादर, एकदम वरक जिसको बोलते हैं ना, वो पान के ऊपर चढ़ाने के लिए सिल्वर कैसे आते, हाँ, रस्म के अंदर शादियों में सबको मालूम होगा, हाँ, तो वो जो चांदी के आते ना फॉइल्स, तो वैसे ही इसने गोल्ड वाली फॉइल लिया बेटर एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि गोल्ड जल्दी रिएक्ट नहीं होता है किसी के साथ में, इसलिए उसने उसको सेलेक्ट किया। उसको एक एटम का स्ट्रक्चर असल में प्रपोज करना था, बताना था, तो उसके लिए उसने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो उसने क्या देखा, उसके आजू बाजू में स्टैंड अप, उसने आजू बाजू में क्या किया, इसके फोटोग्राफिक प्लेट लिया। फोटोग्राफिक प्लेट आपने देखा होगा, अगर आप किसी फोटोग्राफर के डार्क रूम में गए होंगे जहाँ पर वो तैयार करता है फिल्म, आजकल तो मोबाइल आ गए, आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा, वो डार्क रूम रहता, अंदर रेड लाइट चालू रहती, देखा कभी आपने? तो वो उस पर फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर वो आपकी फोटो को छापता है, वो फोटोग्राफिक प्लेट उसने यहाँ पर लिया जो पूरी सब तरफ से थी ऐसी, और ये पार्टिकल जाकर गोल्ड से टकरा रहे थे, गोल्ड की पतली चादर से। तो उसने क्या देखा कि कुछ पार्टिकल्स आए और इसमें से पास हो गए सीधा आगे, कुछ गए इधर, तो इधर जो जाने वाले थे ऑलमोस्ट 80 to 90% इधर चले गए, कुछ इधर गए, और कुछ जो है यहाँ टकराकर वापस आए, और कुछ टकराकर इधर आए, और बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक आध ऐसा है जो 180 के डिग्री में वापस आया। यहां से यहां आएंगे तो 90 का एंगल बनता है, बराबर है। तो उसने देखा कुछ पार्टिकल्स गए और टकराए 90, मोर देन 90 इधर। पता कैसे चला? फोटोग्राफिक प्लेट पे जब वो टक्कर मार रहे थे तो यहाँ पर लाइट ग्लो हो रहा था, इधर भी लाइट ग्लो हो रहा था, जिससे पता चल रहा था कि अपने को यहाँ पर वो टकरा रहे पार्टिकल्स। फिर कुछ यहाँ पर भी लाइट ग्लो हुई, मतलब पीछे भी आकर टकरा रहे थे। तो कुछ 90, मोर देन 90 से घूम गए, और कुछ जो है लेस देन 90 पे घूमे, और 180 में वापस आने वाले बहुत कम थे, वेरी रेयर। ये सब एक्सपेरिमेंट से उसने क्या कंक्लूड किया, क्या उसने यहाँ पर जो है रिजल्ट निकाला, चलो हम इसको देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसने बोला ये एक्सपेरिमेंट से हम क्या समझ सकते हैं। उसने कहा कि एटम से बना है गोल्ड फॉइल, और एटम के स्ट्रक्चर में सेंटर में होता है न्यूक्लियस और उसके सराउंड होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये समझो ये चादर है अपने गोल्ड की, और उसके अंदर ये एटम रैंडम उसने इस तरह से ड्रॉ किया। तो उसका बोलना था कि ज्यादातर पार्टिकल्स जो एटम के इस न्यूक्लियस के कोर से साइड से टकराए, टकराने के बाद वो इधर भाग गए। समझा आपको? पार्टिकल आए, न्यूक्लियस की एज से यहां पर टकराए और ऐसे चले गए टकराकर ऊपर की तरफ, कुछ इधर से टकराए एज से तो वो ऐसे घूम के इधर चले गए। समझा आपको? और एकदम एग्जैक्टली सामने कोई नहीं गया क्योंकि बीच में हैवी न्यूक्लियस था। और कुछ पार्टिकल्स हुए क्रॉस, तो वो बाजू से क्रॉस हुए, इधर से और इधर से। ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है उसके अराउंड में। तो कुछ आए इसकी एज से टकराए, मोर देन 90 इधर, मोर देन 90 इधर,
और कुछ गए बाजू से सीधा आगे, ठीक है, और जाने वालों की ज्यादा तादाद थी जो स्ट्रेट चले गए सीधा, ठीक है, और डायरेक्ट बीच में टकरा कर वापस आने वाले बहुत कम थे। तो उसने इससे एक अंदाजा लगाया। क्या अंदाजा लगाया उसने? कि जो एटम होता है, तो एटम का जो पार्ट है ज्यादातर हॉलो है, मतलब एटम का ज्यादातर पार्ट जो है वो हॉलो है, ठीक है, और बीच में है कौन? न्यूक्लियस। इसीलिए आजू बाजू का जो पार्ट था वो खाली है, तो उसमें से रेज यानी अल्फा पार्टिकल आसानी से पास हो गए आगे। समझा आपको? ज्यादातर हिस्सा खाली है इसलिए वो पास हो गए आसानी से आगे, आसानी से चले गए आगे। समझा आपको? जो आपको दिख रहा है ऐसे जाते हुए। लेकिन कुछ जो इसकी एज से टकराए वो टकरा कर निकले बाहर, ये एज से यहां पर टकरा गए, वैसे इधर टकराए इधर चले गए। तो ये देखिए, ये लेस देन 90 में वापस आ रहा है, ये वाला मोर देन 90 में आगे जा रहा है, और वेरी फ्यू नहीं के बराबर है जो 180 के उसमें वापस आए। यहाँ शो नहीं किया हुआ है लेकिन हम समझ जाएंगे। तो उसने कंक्लूजन दिया कि जो एटम होता है उसके बीच में जो न्यूक्लियस है वो बहुत हैवी है और छोटा है। सबसे पहले छोटा क्यों है? क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल आजू बाजू से पास हो गए, मतलब खाली जगह एटम में ज्यादा है। समझा आपको? और कुछ 90 के एंगल में टकराकर मोर देन 90 और कुछ लेस देन 90 के उसमें वापस हुए, जिससे पता चलता है वो हैवी न्यूक्लियस है, जिससे टकराकर अल्फा पार्टिकल ने अपना रास्ता चेंज कर दिया। दूसरा, जो बहुत कम पार्टिकल है जो डायरेक्ट टकराकर 180 में वापस आए, इसका मतलब न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। समझा आपको? अगर वो न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता तो ज्यादा पार्टिकल आकर वापस 180 में वापस आते थे ना। समझा आपको? बहुत कम आए मतलब उसका साइज कम है। तो उसने कंक्लूजन दिया कि न्यूक्लियस इज अ स्मॉल एंड द हैवी पार्ट ऑफ एन एटम एंड मोस्ट ऑफ द मास, मेन जो मास है उसका वजन जो है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत नहीं के बराबर है, सारा का सारा वजन किधर है? न्यूक्लियस, और वो बहुत छोटा होता है। समझा आपको? ठीक है, तो ये उसने यहाँ पर कंक्लूजन दिया। और दूसरा उससे एक और एक कंक्लूजन निकलता है कि उसके अंदर प्रोटॉन है, पॉजिटिव पार्ट, तभी तो अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस हुआ है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये डिफ्लेक्ट अपोज किया ना इसको, ठीक है। चलिए, तो बस यही यहाँ पर इसने कंक्लूजन दिया। अब हम आते हैं आगे। चलिए, उसके पॉइंट्स जो हमको यहाँ पर मिलते हैं रदरफोर्ड के, वो 1 बाय 1 आपके सामने यहाँ पर रखते हैं। ये थिकनेस क्या थी, थ्योरेटिकल वो कैसे था, वो सब आपने रीड कर लेना। मेन पॉइंट्स की तरफ आ जाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये भी आपको मिल जाएंगे लिखने के लिए, जितना आप लिखेंगे उतने पॉइंट्स याद रहेंगे, याद रखिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो उन्होंने कंक्लूड किया वो क्या किया उसने? सबसे पहला पॉइंट क्या बताया उसने? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सब चले गए आजू बाजू से फटाफट, मतलब अंदर जगह खाली है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। कुछ पार्टिकल्स मोर देन 90 और कुछ यहाँ टकराकर लेस देन 90 में डिफ्लेक्ट हुए। समझा आपको? तीसरा बोलता हूं, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल 1 in 20,000, 20,000 में एक, मतलब बहुत कम। समझा आपको? 20,000 अल्फा में से एक पार्टिकल ऐसा है जो 180 के एंगल में ऐसे आकर वापस ऐसे आया। समझा? अरे समझा क्या? तो ये इसका ऑब्जर्वेशन रहा। अब ये ऑब्जर्वेशन पर उसने कंक्लूड किया, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एंड मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल डिफ्लेक्टेड। उसने कहा ज्यादातर अल्फा पार्टिकल भाग जा रहे हैं, इसका मतलब ज्यादातर हिस्सा खाली है एटम के अंदर। समझा आपको? बीच में न्यूक्लियस है, आजू बाजू इलेक्ट्रॉन है, बीच में काफी जगह है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है वो?
A few positively charged alpha particles were deflected. The deflection must be due to enormous repulsion force showing at that positive charge. मैंने कहा ना अंदर प्रोटॉन है पॉजिटिव, इसलिए अल्फा को भी टकराकर उसने डिफ्लेक्ट कर दिया, लेकर बैठने गया। समझा आपको? उसी को और आगे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। Third point, calculation by Rutherford showed that the volume occupied by the nucleus is negligible, small and comparable to the volume of the atom. जो मैंने पहले बताया आपको, अब पूरे एटम के कंपैरिजन में इसका साइज क्या है? वेरी स्मॉल, और हैवी है, डेंस है, और पूरा मास उसके अंदर होता है 99%। समझा आपको? तो ये पॉइंट्स रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया है, ये पॉइंट भी आपको मिल जाएंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडल ही प्रूव दैट positive charge and most of the mass of the atom was densely concentrated in extremely small region. This is very small portion of the atom called nucleus. रदरफोर्ड ने नाम दिया उसको न्यूक्लियस, कहा कि ये स्मॉल पोर्शन है और पूरा मास इसके अंदर होता है। जो ऊपर वाली चीज उसने ऑब्जर्व किया उसी को उसने क्या किया? पॉइंट्स में प्रपोज किया। सेम पॉइंट्स है, आपको सिर्फ अच्छे से उसको लिखना है, ठीक है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स है that move around the nucleus with very high speed in circular path called orbit. Thus, Rutherford model of atom resembles that solar system in which the nucleus plays the role of the sun and the electron that of revolving planets. पहली बार जो आपने स्कूल में पढ़ा था कि एटम स्ट्रक्चर ऑफ द एटम इज रिजेंबल्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सिस्टम। स्कूल में पढ़े ना आपने, हालांकि ये सही नहीं है, आगे और आगे आएगा। सोलर सिस्टम में सन बीच में और पूरे प्लैनेट्स जो पूरे उसके आसपास घूम रहे हैं। हालांकि ये भी साइंस थोड़ी सी गलत है, अभी वो करेक्शन कर लिया उन्होंने। कुरान में एक आयत है सूरे रहमान या सूरे अंबिया के अंदर कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने ज़मीन और आसमान, चांद, सूरज वगैरह बनाए। खड़े हो जाओ उधर वहाँ जाके, और उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कुल्लु फी फलकी यस्बहून। सब अपनी अपनी ऑर्बिट में तैर रहे हैं, घूम रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। यस्बहून का मामला, यस्बहून अल्लाह ताला ने इतने ज़बरदस्त अल्फाज कुरान में इस्तेमाल किए। यस्बहून का मतलब होता है जो रोटेट भी हो रहा है, रिवॉल्व भी हो रहा है और बह भी रहा है। बह बह मालूम है आपको? स्विमिंग, स्विमिंग। अगर आपने स्विमिंग पूल में एक बॉल फेंक दिया तो वो आगे जाता है, और आगे के साथ साथ और क्या होता है? रोटेट भी होता है। तो इसके लिए वर्ड यूज होता है कुरान में यस्बहून, जो अपने एक्सेस में भी घूमता है और आगे भी मूव होता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि सूरज, चांद सब घूम रहे हैं। 40 साल पहले जाएंगे तो हमने स्कूल में पढ़े सूरज नहीं घूमता, अब कुरान बोल रहा है कि सूरज घूमता है। तो आज लेकिन प्रूफ हो गया, सूरज अपनी एक्सिस में भी घूमता है। पता है आपको? ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है वो, और सारे प्लैनेट रिवॉल्व हो रहे हैं, और पूरी गैलेक्सी एक साथ मिलकर ऐसे घूम रही है। तो इससे पता चला ना सूरज भी घूम रहा है, बह रहा है ना पानी में जैसा। ये आप मॉडर्न साइंस बोलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अपनी जगह सही है, साइंस को यूटर्न लेना पड़ा, बराबर है कि नहीं है? तो एक से एक निशानी है कुरान में, कभी गौर करे तो खैर पुराना रदरफोर्ड का मॉडल बोलता था कि प्लानिटरी सिस्टम के जैसा है, ठीक है। तो न्यूक्लियस नाम दिया उसने सेंटर पार्ट को, और ऑर्बिटरी इलेक्ट्रॉन बोला जो उसके अतराफ में घूम रहे हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट भी आगे आएगा, थोड़ा सा रॉन्ग है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। उसने कहा कि अपना अल्फा पार्टिकल जाकर टकरा के रिफ्लेक्ट हुआ, अल्फा पॉजिटिव रहता, इससे डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब ये भी पॉजिटिव है क्योंकि उसने उसको टकरा के फेंक दिया ना, मतलब दोनों पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है उसने बोला, और इलेक्ट्रॉन को जो पकड़ के रखा है न्यूक्लियस ने, उसकी वजह ये कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव का जो अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है न्यूक्लियस ने, जो उसके आजू बाजू घूम रहे हैं। समझा? हाँ, ये नया पॉइंट रहेगा, इसको हम
कंटिन्यू करते हैं। अभी जो मैंने बताया समझ में आ गया आपको?